हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजन सिंह साइंस क्लासेस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हम लोग का एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का है। उसको सिंप्लीफाइड करके जो है इस बुक में दिया गया है जो एरिहंत पब्लिकेशन का आता है। तो इसी में हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद अब जो एनसीईआरटी की स्टडी है अब मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि पूरा एनसीईआरटी जो क्लास 12 बायोलॉजी का है सभी को सिंप्लीफाइड करके इस बुक में दे दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्लास 12 का जो है बायोलॉजी का बुक का चैप्टर 1 है। इसका हिंदी होता है जीवों में जनन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में जितने सारे जीव हैं, चाहे वो लिविंग है या वो जूलॉजी बॉटनी, प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें दोनों मिक्स चैप्टर कहिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जो चैप्टर है इसमें जूलॉजी भी है और बॉटनी भी है, दोनों है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग इसका कंप्लीट स्टडी, जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है कंटेंट उसके पूरा कंप्लीट स्टडी हम लोग करते हैं। तो देखेंगे पॉइंट वाइज पूरा लिखा गया है इसमें। जीवों में जनन, ठीक है। देखिए जो हमारे प्रत्येक ऑर्गेनिज्म होते हैं केवल निश्चित समय तक जीवित रहता है। जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म है केवल निश्चित समय तक जीवित रहता है। ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का टाइम जो है लाइफ स्पान कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लाइफ स्पान जान गए, उसके बाद देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका लाइफ स्पान जो होता है कम से कम 1 दिन या फिर जो है अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकता है, ठीक है। अधिकतर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान का दोनों रेंज में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा गया है इसमें। तो लिखा गया है कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ स्पान होता है उनके साइज से जो है कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट लिखेंगे पैरोट्स। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में जो है कैसे तुलना करके बताया है कि पैरोट्स और क्रोज के साइज में कोई अधिक अंतर नहीं होता है, लेकिन उनके लाइफ स्पान में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। पीपल ट्री की तुलना में मैंगो ट्री की लाइफ स्पान बहुत कम होती है। लाइफ स्पान चाहे कुछ भी हो लेकिन ऑर्गेनिजम्स की जो है उनकी डेथ जो है निश्चित है। सिंगल सेल्ड जो हमारा ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनको छोड़कर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, को छोड़कर कोई भी जीव इमोर्टल अमर नहीं है, ठीक है। बात करें हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को तो उसको छोड़कर कोई भी जीव जो है अमर नहीं है, इमोर्टल नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल मृत्यु नहीं होती है? सोचो हजारों वर्षों से प्लांट तथा एनिमल स्पेसीज जैसे इतनी विशाल संख्या में अर्थ पर उपस्थित है। रिप्रोडक्शन के द्वारा ये संख्या जो है उपस्थित है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये संख्या भी उपस्थित नहीं होती, ठीक है। ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है ये संख्या उपस्थित है। इस बात को आप लोग दिमाग में जो है गांठ बनाकर रख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वह अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को जो है जन्म देता है, बर्थ करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग जो होता है वह ग्रो करता है, मैच्योर होता है तथा फिर जो है न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार बर्थ, ग्रोथ तथा डेथ की साइकिल जो है चलती रहती है, ठीक है, चलती रहती है। इस प्रकार बर्थ होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका सबसे पहले बर्थ होता है। बर्थ होने के बाद उसमें ग्रोथ होता है, ठीक है। ग्रोथ होने के बाद उसकी डेथ होती है और ये साइकिल जो है इस धरती पर जो है, इस अर्थ पर जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती रहती है। अब रिप्रोडक्शन इस प्रकार से स्पीसीज को कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बनाए रखता है। आप बाद में चैप्टर 5 जो है हम लोग का इसी क्लास 12 बायोलॉजी में, तो आप बाद में चैप्टर 5 जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में स्टडी करेंगे
कि कैसे जो है रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक वेरिएशन जो है उत्पन्न, क्रिएटेड तथा इनहेरिटेड वंशागत होती है। ये हम लोग को इसी जो है क्लास 12 में जो एनसीईआरटी बायोलॉजी का बुक है चैप्टर 5 उसमें दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें इन सभी बातों को जो है स्टडी करना है कि कैसे उसमें जेनेटिक वेरिएशन जो है क्रिएटेड होता है तथा इनहेरिटेड होती है। इन सभी चीज़ों को जो है स्टडी करना है जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है। जो हमारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है तो इसमें लार्ज डाइवर्सिटी जो है पाई जाती है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास मल्टीप्लाई करने का अपना जो है मैकेनिज्म है जिससे वह ऑफस्प्रिंग को जो है उत्पन्न करता है। ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोड्यूस करेगा उसके हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी तथा अन्य कई फैक्टर्स पर जो है डिपेंड करता है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिज्म के नंबर के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। पहला जो हमारा वह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिंगल पेरेंट, ध्यान देंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिंगल पेरेंट द्वारा जो है गैमिट की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग बच्चे जो होते हैं उनका निर्माण होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दो पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में जो है भाग लेते हैं तथा इसमें मेल एवं फीमेल गैमिट का जो है फ्यूजन भी होता है। तो दोनों में इसमें बताया गया है कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिज्म के नंबर के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग कंप्लीट जान गए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं फिगर भी दिया गया है, आपका एलिफेंट का फिगर है और इसके लाइफ स्पान को भी बताया गया है कि एलिफेंट जो हमारा होता है वह 65 से 90 वर्ष मतलब 65 to 90 ईयर्स तक इस अर्थ पर जो है सरवाइव कर सकता है एलिफेंट। रोज का जो प्लांट होता है हमारा मैक्सिमम 5 से 7 ईयर्स होने के बाद वह डेथ कर जाता है। और वहीं बात करें हम लोग डॉग का, तो डॉग जो है 20 से 30 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पान होता है, उसके बाद डेथ कर जाता है। बटरफ्लाई का लाइफ स्पान 1 से 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह तक जो तितली होती है वह जिंदा रहती है। क्रो कौवा जो होता है वो 15 वर्ष तक जो है 15 ईयर्स तक जो है वह इस अर्थ पर जो है लाइव करता है, उसके बाद उसकी नेचुरली डेथ हो जाती है। आप लोग लाइफ स्पान जानते हैं कि उसके बर्थ से लेकर के और डेथ तक का जो समय अवधि होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बनाना ट्री जो होता है उसका लाइफ स्पान कितना होता है। तो 20 से 25 ईयर्स तक जो है हमारा वो बनाना ट्री जो है वह जिंदा रह सकता है। वहीं काऊ की बात करें तो काऊ 15 से जो है 25 ईयर्स तक, 15 to 25 ईयर्स तक जो है जिंदा रह सकती है। तोता जो होता है वह पैरोट वह 140 ईयर्स मीन्स 140 ईयर्स तक जो है पैरोट जिंदा रह सकता है। बात करें हम लोग क्रोकोडाइल की तो क्रोकोडाइल जो होता है वह 60 ईयर्स तक जिंदा रहता है। मगरमच्छ हमारा 60 वर्षों तक जिंदा रहता है, उसका लाइफ स्पान जो है वह 60 ईयर्स है। हर्स जो होता है वह उसका लाइफ स्पान 62 ईयर्स होता है। फ्रूट फ्लाई की बात करें तो 20 से 30 डेज तक जो है फ्रूट फ्लाई इसका लाइफ स्पान रहता है और 20 से 30 डेज तक वह जो है बर्थ से लेकर के डेथ तक जो है वो उसका लाइफ स्पान होता है, या 20 से 30 डेज जिंदा रहती है। वहीं राइस प्लांट की बात करें तो 3 से 4 मंथ्स जो है राइस प्लांट हमारा वह जिंदा रहता है, लाइव रहता है इस अर्थ पर। उसके बाद टर्टवाइज की बात करें तो सबसे अधिक 100 से 150 ईयर्स तक जो है टर्टवाइज इस अर्थ पर लाइव रहता है। बनियान ट्री की बात करें तो 200 से 300 ईयर्स तक जो है इस अर्थ पर लाइव रहता है। तो ऐसा बनियान ट्री जो बरगद का पेड़ होता है ये हमारा 200 से 300 वर्षों तक जिंदा रह सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 1.1 नीचे मेंशन भी किया गया है कि फिगर 1.1 अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पान्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। जो सम ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लाइफ स्पान अप्रॉक्सीमेट में मतलब लगभग जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कोई फिक्स्ड नहीं है, लगभग इसमें जो है बताया गया है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे अगला जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो है वह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें न केवल एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं बल्कि अपने पेरेंट्स के भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्या ये ऑफस्प्रिंग एक दूसरे से जेनेटिकली भी आइडेंटिकल है या डिफरेंट है? आंसर होगा आइडेंटिकल। नेक्स्ट देखेंगे इस प्रकार जेनेटिकली तथा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल को जो है क्लोन कहते हैं। नीचे फिगर भी बनाया गया है। सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट है बर्डिंग इन ईस्ट। ईस्ट में कैसे बर्डिंग हो रहा है? हमारा पेरेंट सेल हो गया और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग बर्ड बोलते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारा ये बर्ड का निर्माण हो रहा है। उसके बाद देखेंगे बाइनरी फिशियन इन अमीबा। जो हमारा अमीबा होता है उसमें बाइनरी फिशियन होता है। तो जो हमारा अमीबा है उसका न्यूक्लियस है। नेक्स्ट जो है डेवलप किया है तो उसके बाद इसका डॉटर सेल्स जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अमीबा में बाइनरी फिशियन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग कि आइए विभिन्न ऑर्गेनिज्म के मध्य पाए जाने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करें। तो सबसे पहले है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के प्लांट्स तथा एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली जो है पाया जाता है। बात करें फिशियन की तो प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जो है ऑर्गेनिज्म या पेरेंट सेल जो होते हैं दो भाग में डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल को जो है जन्म देते हैं। इस प्रकार से इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही एक प्रकार का रिप्रोडक्शन की विधि है। प्रोटिस्टन और मोनेरंस RH विटिकर के द्वारा जो है जीवों का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। तो उन सभी में फिशियन होता है। ठीक है, कैसे फिशियन होता है इस चीज़ को भी आप लोग जान गए। नेक्स्ट देखेंगे बाइनरी फिशियन। तो बाइनरी फिशियन कैसे होता है? तो बाइनरी फिशियन कई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बाइनरी फिशियन से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें एक सेल दो भागों में जो है डिवाइड होती है तथा प्रत्येक भाग रेपिडली ग्रोथ करके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एज फॉर एग्जांपल आपका अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। बात करें हम लोग बर्डिंग की तो बर्डिंग जो होता है या ईस्ट में यह डिवीजन अनइक्वल होता है, जिसमें स्मॉल बर्ड्स बनती है जो शुरुआत में पेरेंट सेल से जुड़ी रहती है तथा बाद में अलग होकर नए ईस्ट ऑर्गेनिज्म में मैच्योर हो जाती है। स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स किंगडम फंजाई, जो हमारा किंगडम फंजाई है तथा सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी हो गए, इसके मेंबर्स में जो है स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है जू स्पोर्स। क्लेमाइडोमोनास हो गया, कोनिडिया पेनिसिलियम, बर्ड्स हाइड्रा और गेमुलस स्पॉन्जेस जो होते हैं इनमें से जू स्पोर्स मोस्ट कॉमन है, जो कि एक मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्लास 11 में जो है पढ़ा है। आप क्या सोचते हो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो आंसर होगा यस। ठीक है, क्योंकि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी एक प्रकार का हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है फिगर 1.3 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हमारा फर्स्ट जो फिगर है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को शो कर रहा है, वह है जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। जो हमारा क्लेमाइडोमोनास है उसमें जू स्पोर्स को जो है यहाँ पर फर्स्ट फिगर में शो कराया गया है। पेरेंट सेल है या जू स्पोरेंजियम है और यहाँ पर छोटे छोटे जो है जू स्पोर्स आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट बी नंबर जो फिगर है वह कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। जो हमारा पेनिसिलियम होता है नीचे देख सकते हैं कोनिडियोफोर है, ऊपर कोनिडिया है। तो कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम को जो है इस डायग्राम में बताया गया है। सी नंबर है गेमुलस इन स्पॉन्ज। तो हमारा सी नंबर फिगर है, ये माइक्रोपाइल हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया और आउटर मेम्ब्रेन हो गया, स्पिक्यूल्स हो गया और आर्चियोसाइट्स हो गए। अंदर का जो स्ट्रक्चर्स, यहाँ का जो स्ट्रक्चर्स होता है इसको आर्चियोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाली जो भी संतानों के लिए जो है तथा क्या क्लोन शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तो आंसर होगा यस। जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उससे बनने वाली जो भी संतान होती है उसके लिए क्लोन शब्द का प्रयोग करते हैं। मीन्स कार्बन कॉपी होता है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है, अपने पेरेंट के बिल्कुल सेम रहता है। नेक्स्ट देखेंगे एनिमल्स तथा अन्य सिंपल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है, जबकि प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द का प्रयोग जो है फ्रीक्वेंटली किया जाता है। प्लांट्स जो होते हैं उनमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन की यूनिट रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब है, जो नई
संतान को उत्पन्न करती है। इन स्ट्रक्चर्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। नीचे डायग्राम भी बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट जो डायग्राम है हमारा वह है पोटैटो का। तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स, जो भी एंजियोस्पर्म्स हैं, जैसा कि प्लांट किंगडम में आप लोग स्टडी किए हैं तो वहाँ पर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब चीज़ आप लोग वहाँ पर कंप्लीट स्टडी कर लिए हैं। जिसके सीड के ऊपर कवर होता है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो नग्न बीजी होते हैं। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स जो हैं तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होता है, उसको देखना है हम लोग को। तो आइज ऑफ पोटैटो, फर्स्ट जो फिगर है इसमें पोटैटो देख सकते हैं, आइज है, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है। सेकंड जो हमारा फिगर है वो राइजोम ऑफ जिंजर, जो जिंजर होता है अदरक, उसमें राइजोम को यहाँ पर शो कर रहा है। एडवेंटियस रूट्स है, बड्स है, नोड्स हैं, ठीक है। और सी नंबर फिगर है बल्बिल ऑफ एगेव, एगेव में जो है बल्बिल को शो किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एडवेंटियस बर्ड्स है, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, जो हमारा ब्रायोफाइलम होता है उसके एडवेंटियस बर्ड्स को सूचित किया जा रहा है। ये भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स है, इसको शो करा है। और ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, जो वाटर हाइसिंथ है जिसको आइकॉर्निया भी बोला जाता है, ठीक है, उसका ऑफसेट को जो है यहाँ पर शो किया गया है। देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स के बनने में दो पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए यह प्रोसेस जो है एसेक्सुअल कहलाता है। अब बात करें हम लोग वाटर हाइसिंथ, जिसको आइकॉर्निया भी कहा जाता है। तो वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया जो है, वाटर हाइसिंथ को स्कूर्ज ऑफ वाटर बॉडीज, जलाशयों की महाविपत्ति या टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सवाल है। वाटर हाइसिंथ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला मोस्ट इन्वेस्टिव वीड है, ठीक है, इन्वेस्टिव वीड है, खरपतवार है। उसके बाद देखेंगे यह जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों की डेथ हो जाती है। अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स और शेप ऑफ लीव्स के कारण यह इंडिया लाया गया। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की दर असाधारण फेनोमिनल होती है, इसलिए कम समय में ही पूरी वाटर बॉडी को ढक लेता है तथा इससे छुटकारा पाना कठिन होता है। न्यू प्लांट फॉर्म्ड फ्रॉम नोड ऑफ मॉडिफाई स्टेम एज फॉर एग्जांपल पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डेलिया हो गया। क्या आपने पोटैटो ट्यूबर के बर्ड्स आइज तथा जिंजर एवं बनाना के राइजोम से स्मॉल प्लांट्स को निकलते हुए देखा है? जब नोट्स कभी डैम्प सॉइल और वाटर के संपर्क में आते हैं तो इनसे रूट और न्यू प्लांट बनता है। न्यू प्लांट जो हमारा होता है, न्यू प्लांट यहाँ पर शो किया गया है कि न्यू प्लांट जो होता है हमारा फॉर्म्ड फ्रॉम लीफ एज फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम की लीव्स की मार्जिन्स पर उपस्थित जो नॉचेस से एडवेंटियस बड्स निकलती है, जिससे नए प्लांट जो है वो बनता है। गार्डनर्स तथा फार्मर्स प्लांट्स के कमर्शियल प्रोपागेशन के लिए इस क्षमता का लाभ जो है उठाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग कि इसमें बताया गया है कि जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, में रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एडवर्स कंडीशन के आने से ठीक पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की ओर शिफ्ट हो जाता है। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है? क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन परिस्थितियों में सफल रहता है? सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन परिस्थितियों में सफल रहता है। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं, तो हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल, वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मोस्टली एनिमल्स में केवल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। फर्स्ट जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें मेल तथा फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन या तो सेम इंडिविजुअल्स द्वारा होता है या अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा होता है। एक गैमिट जो होते हैं आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जो आगे चलकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। एसेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इलिबोरेट, कॉम्प्लेक्स तथा स्लो प्रोसेस है। इसमें बनने वाली जो संतानें होती है अपने पेरेंट्स या एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है, जबकि वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्लोन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसमें बनने वाली जो संतानें होती हैं अपने पेरेंट्स या एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है। विभिन्न ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए या फंजाई के अध्ययन से पता चलता है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स तथा फिजियोलॉजी में एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन जब बात सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आती है तो सभी जो है पैटर्न को अपनाते हैं। नेक्स्ट जुवेनाइल फेज,
तो जुवेनाइल फेज क्या होता है, इस बात को हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है, जहां वह ग्रोथ तथा मैच्योरिटी की सर्टेन स्टेज को धारण करता है। प्लांट्स में इसे वेजिटेटिव फेज के नाम से जाना जाता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इस फेज का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज। तो जो हमारा जुवेनाइल तथा वेजिटेटिव फेज होता है का समाप्त होना रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान है। इसको हम हायर प्लांट्स में आसानी से देख सकते हैं जब वो फ्लावर देते हैं। कुछ प्लांट्स में जहाँ फ्लावरिंग एक से अधिक बार होता है, इस इनफ्लावरिंग पीरियड को आप क्या कहेंगे, जुवेनाइल या मैच्योर? तो ये होगा हमारा इसका आंसर मैच्योर। एनुअल तथा बाइएनियल टाइप के प्लांट्स वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव तथा सेंसेंट फेज को क्लियर कट स्पष्टता शो करते हैं, लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स के इन फेजेस को क्लियरली डिफाइन करना कठिन होता है। कुछ प्लांट्स जो हमारे होते हैं वह अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनॉन दिखाते हैं, जैसे बम्बू प्लांट्स हो गए, जीवन में एक बार ही फूल देते हैं। बम्बू जो होता है बांस, वह जनरली 50 से 100 साल के बाद, 50 से 100 ईयर्स के बाद फूल तथा फल देते हैं और फिर इनकी मृत्यु जो है हो जाती है। उसके बाद देखेंगे स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला खुरेंजी भी कहा जाता है। यह 12 वर्षों में केवल एक बार फ्लावर्स देता है। इस प्लांट्स ने जो है सितंबर अक्टूबर 2006 में जो है फ्लावर दिए थे। बड़ी संख्या में फ्लावर्स देने के कारण केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के हिली एरियाज जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, बर्फीले क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हिली एरियाज में ब्लू कालीन बिछा हुआ सा दिखा, जिसने जो है टूरिस्ट को बड़ी संख्या में आकर्षित किया। नेक्स्ट देखेंगे एनिमल्स में एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल तथा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव फेज की ड्यूरेशन जो है वह हमारा अलग अलग होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, क्या आप ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को इंडिकेट करने वाले चेंजेस की सूची तैयार कर सकते हैं? एनिमल्स में बर्ड्स क्या पूरे वर्ष एग्स देती रहती है या सीजनल फिनोमेनॉन है? फ्रॉक्स तथा लिजार्ड्स में से प्रक्रिया कैसे होती है? तो नेचर में रहने वाली चिड़िया केवल सीजनली अंडे देती है। कैपेटिविटी पोल्ट्री फार्म्स में रहने वाली चिड़िया पूरे वर्ष अंडे देती है। यह ह्यूमन वेलफेयर के लिए चिड़ियों का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है जो नेचुरल रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। प्लासेंटल मैमेलियाज की फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरीज, एसेसरी डक्ट तथा हार्मोन्स में साइक्लिक चेंजेस आते हैं। काऊ हो गया, सीप हो गया, डियर, डॉग्स, रैट, टाइगर जैसे नॉन प्राइमेट मैमेलियाज में जो है रिप्रोडक्शन के दौरान आने वाले साइक्लिकल चेंजेस को ऑयस्टर साइकिल कहते हैं, जबकि प्राइमेट जो है मंकीज हो गया, एप्स एंड ह्यूमंस हो गए, इसमें यह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कहलाता है। नेचुरल विल्ड कंडीशन में रहने वाले कई मैमेलियाज अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को केवल फेवरेबल सीजन में दर्शाते हैं। ऐसे एनिमल्स को सीजनल ब्रीडर कहते हैं। नेक्स्ट है कि कई मैमेलियाज जो होते हैं हमारा, उसमें पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेशंस फेज। तो जो हमारा सेशंस फेज होता है, इसको कंप्लीट स्टडी करना है तो देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज का अंत होना सेंसेस या ओल्ड एज या एक पैरामीटर माना जा सकता है। ठीक है। लाइफ स्पान की इस लास्ट फेज के दौरान कुछ कंकोमिटेंट चेंजेस आते हैं। एज फॉर एग्जांपल सोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, ओल्ड एज अंततः डेथ तक ले जाती है। प्लांट तथा एनिमल्स में जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव तथा सेंसेंस फेज के बीच ट्रांजिशन के लिए हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं तथा सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच इंटरेक्शन तालमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तथा ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियरल एक्सप्रेशन को जो है रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न होने वाले इवेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न होने वाले इवेंट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हमारा मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो इवेंट्स तथा प्रोसेस दिखाते हैं वह फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित स्ट्रक्चर वास्तव में बहुत भिन्न होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवेंट्स इलाबोरेट, कम्प्लेक्स तथा स्लो होती है तथा एक रेगुलर सीक्वेंस को फ्लो करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल तथा फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन तथा एम्ब्रायोजेनेसिस के द्वारा जो है करेक्टराइज जो है होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें 3 स्टेजेस होती है।
प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन तथा नेक्स्ट जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है। तो फर्स्ट 1.2.1 में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में जानना है। तो जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है तो इसमें गैमिट्स जो होते हैं उसके फ्यूजन से पूर्व होने वाली सेक्सुअल इवेंट्स को इसमें शामिल करते हैं। गैमिटोजेनेसिस तथा गैमिट ट्रांसफर दो प्रमुख प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। फर्स्ट हमारा 1.2.1.1 में स्टडी करना है गैमिटोजेनेसिस के बारे में। तो ये जो हमारा गैमिटोजेनेसिस होता है, मेल का फीमेल गैमिट्स के बनने का प्रोसेस जो होता है वह है गैमिट एक प्रकार से हैप्लॉइड कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है हमारा होमोगैमिट्स। तो होमोगैमिट्स कैसे होते हैं, तो इसमें जो होता है दोनों गैमिट्स एक समान दिखते हैं तथा इनमें मेल तथा फीमेल गैमिट में कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं होता है। एज फॉर एग्जांपल सम अलगी हो गए, जो सम अलगी कुछ शैवाल हो गए। नेक्स्ट हमारा है हेट्रोगैमिट्स। फिगर भी दिया गया है, इसको देख करके आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें मेल तथा फीमेल गैमिट अलग अलग होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। मेल गैमिट को एंथ्रोजॉइड और स्पर्म तथा फीमेल गैमिट को एग और ओवम कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट जो है फिगर 1.5 में टाइप्स ऑफ गैमिट्स दिया गया है। फर्स्ट जो हमारा फिगर है वह आइसोगैमिट्स ऑफ क्लैडोफोरा एंड एल्गा का है, ठीक है। उस सेकेंड जो है हेट्रोगैमिट्स ऑफ फ्यूकस एंड एल्गा का जो है फिगर दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा सी नंबर है वह हेट्रोगैमिट्स ऑफ होमोसेपियंस ह्यूमन बींग्स का जो है वह गैमिट का जो है फिगर दिया गया है। ये हेटेरोगैमिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी पाया जाता है, इस चीज़ को इसमें स्टडी करना है। तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इसमें देखना है कि सेक्सुअलिटी कैसे होता है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राय दो अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा बनने वाले मेल तथा फीमेल गैमिट के बीच फ्यूजन होता है, लेकिन यह सदैव ट्रू नहीं है। क्लास 11 में आपके द्वारा पढ़े गए एग्जाम्पल्स में क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन केसेज में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व हुआ था। सदैव इस प्रकार के एग्जाम्पल्स प्लांट्स में देना आसान है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हमारे होते हैं तो प्लांट में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट्स में हो तो इन्हें बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, तथा डिफरेंट प्लांट्स पर हो तो इन्हें यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। ध्यान देंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण बात लिखा गया है कि हम इन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। बहुत सी फंजाई तथा प्लांट्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन, ध्यान देंगे, बहुत सी फंजाई तथा प्लांट्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन को जो है होमोथैलिक या मोनोइसियस जैसे शब्दों से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से, होमोथैलिक या मोनोइसियस जैसे शब्दों से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि हेटेरोथैलिक और डाइइसियस टर्म का उपयोग यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करने में होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को एस्टामिनेट तथा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को जो है पिस्टिलेट कहते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल तथा फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर पाए जाते हैं जिन्हें मोनोइसियस प्लांट्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल कुकर बाइट्स तथा कोकोनट्स हो गए। मेल तथा फीमेल फ्लावर जब अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं तो इन्हें डायोइसियस प्लांट कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल डेट पाल्म हो गया और पपाया हो गया। नेक्स्ट एनिमल्स। तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं तो सारे एनिमल्स में देखेंगे क्या होता है, तो बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल एनिमल हार्माफ्रोडाइट्स। एज फॉर एग्जांपल अर्थवार्म हो गया, स्पॉन्ज हो गया, टैप वार्म हो गया, लीच हो गया इत्यादि। ये आपका ऑब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चंस यहाँ से बनता है कि अर्थवार्म जो हमारा होता है तो इसमें किस प्रकार का जो है रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो अगले वीडियो में जो हम लोग यहाँ से सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन और एनिमल्स यहाँ से हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो है कंप्लीट सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 एंड 11th का जो है आपको वीडियो मिल पाए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।